फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछला वीडियो क्लिप हमारा क्षेत्रफल वेक्टर एवं चुंबकीय फ्लक्स से संबंधित था, जिसमें हमने क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है उसको बताया था, क्षेत्रफल वेक्टर का परिमाण क्या होता है उसको बताया था, उसकी दिशा के विषय में हमने चर्चा की थी। आगे किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं के विषय में भी हमने चर्चा की थी, जिसको हमने फाई बराबर बी इंटू ए के रूप में लिखा था। और इतना ही नहीं, फाई के लिए व्यापक फार्मूला फाई बराबर बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा को देखा था, जिसमें थीटा चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा तथा क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा के बीच का कोण था। आज हमारा एक नया टॉपिक है, जिसमें हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI के विषय में देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हमको देखना है कि किसी पृष्ठ से जो कि एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ, उसमें गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के साथ विद्युत विभव उत्पन्न होता है। तो इस चुंबकीय प्रेरण की खोज भौतिक वैज्ञानिक फैराडे ने की थी। इसमें उन्होंने बताया था कि यदि किसी परिपथ के तल से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है, तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। यानी एक ऐसा परिपथ हो जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो और उस परिपथ से चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हो, तो जब कभी परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, तो उस परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यदि परिपथ कंप्लीट हो, परिपथ बंद हो, परिपथ पूरा हो, तो उस परिपथ में धारा बहने लगती है। तो इस प्रकार के उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल और उसके कारण परिपथ के बंद होने पर जो धारा बहती है उसको हम प्रेरित धारा कहते हैं। तो जैसा कि हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यदि किसी वस्तु पर दूसरी वस्तु बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है। एक परिपथ है इस तरह का, मान लेते हैं ये अभी कंप्लीट नहीं है। ये कोई पृष्ठ है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है और इससे चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं गुजर रही हैं। और किसी तरह मान लेते हैं कि इससे गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या 1 2 3 4 5 6 ठीक। और ये पृष्ठ समझ लेता है कि चलिए 6 चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं हमसे गुजर रही हैं। लेकिन जब इन चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या ज्यादा होती है, ये चुंबकीय फ्लक्स की रेखाओं की संख्या ज्यादा होती है, अब 6 की जगह क्या हो गए 12 हो गए। तो ऐसी स्थिति में ये क्या करता है कि इन चुंबकीय बल रेखाओं का विरोध करता है, या कह ले कि इन चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में जो वृद्धि हुई, जैसे हम कहते हैं कि एक वस्तु पर जब दूसरी वस्तु बल लगाती है तो दूसरी वस्तु प्रथम वस्तु पर बल लगाती है। तो यहां पर इस पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में जितनी वृद्धि हुई है,
ये 5 चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। तो ये क्या करता है कि इन 5 चुंबकीय बल रेखाओं की वृद्धि का विरोध करता है। विरोध करने का मतलब कि जितनी चुंबकीय बल रेखाएं अलग से बड़ी हैं उतनी चुंबकीय बल रेखाओं को ये भी बढ़ा देता है। किधर? अपोजिट दिशा में। ये क्या हुआ कि जितनी चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं इस पृष्ठ से अतिरिक्त बढ़ी है, ये भी उसके विरोध में उतनी फ्लक्स रेखाओं को अतिरिक्त बढ़ा दिया है विपरीत दिशा में। कहने का आशय ये हुआ कि 5 चुंबकीय बल रेखाएं यदि इस पृष्ठ से अतिरिक्त गुजर रही हैं तो 5 चुंबकीय बल रेखाएं ये भी अपनी तरफ से अतिरिक्त गुजर रहे हैं। जैसे यदि कोई बल किसी दूसरी वस्तु पर लगता है तो दूसरी वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में लगा देती है। तो 5 चुंबकीय बल रेखाएं या 5 चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं इस पृष्ठ से अतिरिक्त गुजरी है तो ये भी 5 चुंबकीय पृष्ठ रेखाओं को, चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को विपरीत दिशा में गुजार देता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें इसी पृष्ठ को यहाँ बना लें और हम इमेजिन करें कि ये 5 चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को इस तरह से अपोजिट दिशा में गुजारा है। क्यों? क्योंकि इससे गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में 5 की वृद्धि हुई है तो ये भी 5 अपोजिट दिशा में निकलती है। अब आप जानते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं हमेशा चुंबकीय द्विध्रुव से निकलती है और चुंबकीय द्विध्रुव के उत्तरी ध्रुव से निकलती है। एक तरह से इस हम परिपथ को, इस पृष्ठ को देखें तो ये पृष्ठ का एक तल जिससे चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं निकल रही वो नॉर्थ पोल कहा जा सकता है और उसके अपोजिट वाला तल जो होगा वो साउथ पोल हो जाएगा। तो अब ये नॉर्थ पोल हो गया, इस परिपथ का एक तल नॉर्थ पोल हो गया और दूसरा तल साउथ पोल हो गया। और मान लेते हैं कि कभी ये सर्किट कंप्लीट हो गई। अब जब सर्किट कंप्लीट हो गई, ये तल नॉर्थ पोल है और ये तल साउथ पोल है, तो आप इसके पहले पढ़ चुके हैं कि यदि कोई परिपथ है उसका एक तल नॉर्थ पोल है दूसरा तल साउथ पोल है तो वो परिपथ सामान्य परिपथ न होकर के धारावाही परिपथ हो जाता है। यानी ये जो परिपथ है वो एक धारावाही परिपथ हो जाएगा और धारावाही परिपथ होने का आशय है कि उसका एक तल उत्तरी ध्रुव होगा दूसरा तल दक्षिण ध्रुव होगा। या कहें कि जिस परिपथ का एक तल उत्तरी ध्रुव होगा दूसरा तल दक्षिण ध्रुव होगा तो वो परिपथ धारावाही होगा और वो चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। और आप ये भी जानते हैं कि परिपथ का जो तल उत्तरी ध्रुव होगा उधर से देखने पर धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगी। तो यहाँ पर धारा की दिशा इस तरह से बने रहेगी, ठीक। और धारा की दिशा तब बढ़ती है जब परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर होता है। तो यहीं पर परिपथ के दो बिंदुओं के बीच क्या हो जाएगा? विभवांतर हो जाएगा। यानी अगर धारा इधर से बह रही है तो ये प्लस और ये क्या हो गया माइनस। क्या हो गया? अंत में निष्कर्ष क्या निकला कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए किसी परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन हुआ तो उस परिवर्तन के विरुद्ध वो परिपथ भी, वो पृष्ठ भी चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को निकाला और चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को निकालने का उसको क्या बनना पड़ा? एक चुंबकीय द्विध्रुव बनना पड़ा जिसका नॉर्थ पोल वही होगा जिधर से वो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को निकाल। तो ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। अब अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया तो इसका अर्थ यह है कि ये परिपथ एक सामान्य परिपथ नहीं है बल्कि धारावाही परिपथ है। और धारावाही परिपथ है तो उसकी धारा जिधर से नॉर्थ पोल है उधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज होगा, जिधर से साउथ पोल है उधर की तरफ क्लॉकवाइज होगा। कुल मिलाकर के फैराडे ने इसको इस रूप में बताया कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा हुआ है, कोई परिपथ रखा हुआ है, तो परिपथ से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में यदि परिवर्तन होता है तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्यों उत्पन्न हो जाता है? क्यों? क्योंकि परिपथ के पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है। उस चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं के परिवर्तन के प्रतिक्रिया स्वरूप परिपथ भी अपनी चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को निकालने लगता है।
और निकालेगा तो जिस दिशा में चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या वृद्धि हुई है उसके विपरीत दिशा में वो निकालेगा। तो अगर चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में इस दिशा में वृद्धि हो रही है बाएं से दाएं की ओर, तो परिपथ दाएं से बाएं की ओर इस तरह से फ्लक्स रेखाओं को निकालेगा। और इस तरह से अगर फ्लक्स रेखाओं को निकाला तो ये परिपथ का एक तल नॉर्थ पोल हो जाएगा, जिधर से चुंबकीय फ्लक्स रेखा निकली है उसके अपोजिट वाला तल जो होगा वो साउथ पोल हो जाएगा। और ये नॉर्थ पोल तभी होगा जब इस तरफ से देखने पर परिपथ में एक धारा बहेगी जिसकी दिशा क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, और इधर से देखने पर उसी धारा की दिशा क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। ऐसी स्थिति में इस परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत वाहक बल होना निश्चित है, यानी विद्युत वाहक बल होगा। तो निष्कर्ष तो आप कह सकते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित परिपथ से गुजरने वाले फ्लक्स रेखाओं की संख्या में वृद्धि होती है या कमी होती है, दोनों बातें। वृद्धि होती है तो परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत वाहक बल EMF उत्पन्न होगा, और अगर परिपथ कंप्लीट है तो उसमें धारा बहने लगेगी। तो इस जो EMF उत्पन्न हुआ इसको कहेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक, प्रेरित विद्युत वाहक बल। और इस धारा को, जो धारा उत्पन्न हुई उसको क्या कहेंगे, प्रेरित धारा कहेंगे, प्रेरित धारा कहेंगे। तो इस प्रक्रिया को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण को न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के अनुसार भी समझा जा सकता है। तो इसको अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित परिपथ के तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल, चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं, चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन, वृद्धि को हम परिवर्तन कहेंगे। परिवर्तन होती है तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तथा यदि परिपथ पूर्ण हो तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। इस
प्रकार के विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड ईएमएफ और प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा के संदर्भ में लेंज ने अपना नियम दिया है। एक बात और कि इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रक्रिया की खोज भौतिक वैज्ञानिक फैराडे ने की थी। तो आगे लिख सकते हैं इसको कि इस प्रक्रिया की खोज भौतिक वैज्ञानिक फैराडे ने की है। अच्छा, ये हो गया कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई परिपथ हो और उस परिपथ के तल से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और तथा यदि परिपथ कंप्लीट हो, यदि परिपथ पूर्ण हो तो परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार के विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। ये इतना हो गया। अब इस प्रेरित विद्युत वाहक बल में कोई बिंदु हाई पोटेंशियल पे होगा, कोई बिंदु लो पोटेंशियल पे होगा और उसी के आधार पर धारा की दिशा निर्धारित होगी। धारा की दिशा हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चलेगी। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मतलब विभवांतर एक तरह से है। तो विभवांतर का मतलब परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एक बिंदु हाई पोटेंशियल पर होगा, दूसरा बिंदु लो पोटेंशियल पर होगा और उसी के आधार पर हम धारा को देख सकते हैं। तो कौन सा बिंदु हाई पोटेंशियल पर होगा, कौन सा बिंदु लो पोटेंशियल पर होगा या धारा किस दिशा से किस दिशा में चलेगी, इसको जानने के लिए भौतिक वैज्ञानिक लेंज ने अपना नियम दिया जिसको हम लेंज का नियम कहते हैं। तो अगर लेंज के नियम को इसमें जोड़ के देखें तो हम कहेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए परिपथ के तल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में परिवर्तन होने का जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वह प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। यानी अगर चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या के बढ़ने से विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है तो वो विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या को कम करने का प्रयास करेगा। इसके विपरीत यदि चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या कम होने से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या को बढ़ाने का प्रयास करेगा। यानी चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या बढ़ रही है तो विद्युत वाहक बल उसको घटाएगा और घट रही है तो उसको बढ़ाएगा। तो लेंज ने अपने स्टेटमेंट में उसको कहा कि चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उसी परिवर्तन का विरोध करता है जिसके कारण वो पैदा होता है। यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और कहेगा कि किसके कारण हम उत्पन्न हुए, उसी का हम क्या करेंगे, विरोध करेंगे। यदि चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न हुआ
तो उसका विरोध करके उसको कम करेगा, कमी के कारण उत्पन्न हुआ तो उसको विरोध करके उसको अधिक करेगा। तो ये लेंज का नियम है। तो इसी में लेंज के नियम को आगे हम लिखे अगर तो लिखेंगे कि लेंज के नियमानुसार परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रेरित विद्युत वाहक बल उसी कारण का विरोध करता है, उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण यह उत्पन्न होता है। और इसके उत्पन्न होने का कारण आप देख लिए कि चुंबकीय फ्लक्स की संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, तो उस परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो ये हमारा लेंज का नियम हो गया कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण ये पैदा हुआ होता है। बस लेंज के नियम का उपयोग करके हम परिपथ में हाई पोटेंशियल को देख लेंगे, कहाँ हाई पोटेंशियल है कहाँ लो पोटेंशियल है। परिपथ में धारा की दिशा को देख लेंगे, कहाँ धारा की दिशा किस दिशा में। तो इस तरह से हम लेंज के नियम का उपयोग करके हम किन बिंदु पर उच्च विभव, किन बिंदु पर निम्न विभव और किस परिपथ में धारा किस दिशा में उसको हम देखेंगे। तो आगे इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित कुछ हम एग्जाम्पल को लेकर के देखते हैं। तो यहाँ पर ये चीज निकल के आया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न तभी होगा जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल केवल तभी उत्पन्न होगा जब परिपथ के तल से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। यानी फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन के कारण ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो उत्पन्न नहीं होगा, चाहे जितना चुंबकीय फ्लक्स रेखा परिपथ से जुड़ी हो, लेकिन उसकी संख्या में या तो वृद्धि हो या तो कमी हो, तभी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और कांस्टेंट अगर फ्लक्स रेखा बनी हुई है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। तो हम एक एग्जांपल लेकर के इसको देखते हैं। एक ये कुंडली है, जिसके सामने एक चुंबकीय द्विध्रुव है और इस चुंबकीय द्विध्रुव की यन ध्रुव से चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं निकलती हैं। इस तरह से
चुंबकीय द्विध्रुव का यन ध्रुव है और ये कुंडली की तरफ है, इस कुंडली का तल इस तरह से है, इस तरह से। तो इसमें से इस समय 1 2 3 चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं। अब यदि कुछ ऐसा किया जाए कि इस कुंडली के तल से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो, तो इसको दो तरह से किया जा सकता है। इस चुंबकीय द्विध्रुव को आगे की तरफ जब बढ़ाएंगे तो मान लीजिए अगर यहाँ आ जाए तो ये 4 1 2 3 4 5 6 7 जो 3 चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं इससे गुजर रही हैं, अब इसको जब नजदीक करेंगे तो ये 7 चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं इससे गुजर सकती है। तो ऐसी स्थिति में इस कुंडली के तल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में वृद्धि होगी। और लेंज ने बताया था कि चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में वृद्धि के कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो उसी का विरोध करेगा जिसके कारण ये उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन के कारण ये उत्पन्न हो रहा प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो वो इस संख्या का क्या करेगा, विरोध करेगा। और विरोध करने के लिए जिस दिशा में ये चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं हैं उसके अपोजिट दिशा में चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं अलग से ये निकलेंगी। तो ये कुंडली से इस दिशा में मान लेते हैं कि इसको नजदीक ले जाने पर जहां 3 चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं गुजर रही थी अब 7 चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं गुजरी। तो ये 4 चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं इन फ्लक्स रेखाओं के विपरीत दिशा में निकलेगा ताकि इस 7 में से 4 घट जाए, 3 बचे, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, अपोजिट है। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल इस तरह से उत्पन्न होगा कि 4 चुंबकीय बल रेखाएं इधर की तरफ निकले या इसकी गति का क्या हो, विरोध। तो ऐसी स्थिति में यदि यहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है तो इस कुंडली का ये तल नॉर्थ होगा और ये तल क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। और अगर ये तल नॉर्थ है तो इसमें धारा की दिशा, तो ये इसकी धारा की दिशा हो गई। और अगर इसमें धारा बह रही है तो इसका मतलब कि दो बिंदुओं के बीच क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और धारा इस दिशा में बह तो ये हाई पोटेंशियल होगा, ये क्या होगा, लो पोटेंशियल हो जाएगा। ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये क्या होगा, नेगेटिव बन जाएगा। ये एक सेल की भांति व्यवहार करने लगेगा। तब जब ये चुंबकीय द्विध्रुव इसकी तरफ ले जा रहा है और चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, इन फ्लक्स रेखाओं के अपोजिट दिशा में ये कुंडली फ्लक्स रेखा निकाल रहा और ये तब ये तल क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। और नॉर्थ और साउथ पोल कुंडली में तब उत्पन्न होगा जब ये कुंडली धारावाही कुंडली बन जाएगी। और धारावाही कुंडली इस तरह से बनेगी कि ये नॉर्थ पोल हो जाए, ये साउथ पोल हो जाए और धारा की दिशा यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज में और इधर क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज में बन जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल इसी तरह से ये एक लूप और बनाते हैं। एक धारावाही कुंडली और इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से। और इसके पास ये चुंबकीय द्विध्रुव है, ये यन है और ये एस है। और इससे चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से निकल रही है। ये 6 चुंबकीय बल रेखाएं इससे निकल रही है। और जब इस चुंबकीय द्विध्रुव को दूर ले जाते हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं खींच करके आएंगी। तो अब जो 6 चुंबकीय बल रेखाएं इससे गुजर रही थी अब हो सकता है कम गुजरे, 3 गुजरे, 2 गुजरे। तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में क्या हो गई, परिवर्तन हो गई, कम हो गई। अब ये कमी हो गई, ये कुंडली इस कमी का विरोध करेगा, यानी इसके चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या को बढ़ाने का प्रयास करेगा। और जब फ्लक्स रेखाओं की संख्या को बढ़ाने का प्रयास करेगा तो इसी दिशा में चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, उत्पन्न करेगा इस दिशा में। तो अगर इस दिशा में उत्पन्न कर रहा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं, तो ये साउथ पोल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। यानी जब चुंबकीय द्विध्रुव को दूर ले जाते हैं तो दूर ले जाने का आशय यह है कि चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या कम होती है। और ये लेंज का नियम कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन का क्या करता है, ये कुंडली विरोध करता है। यानी चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या को बढ़ाना चाहता है। यानी अब जो है
उसी दिशा में चुंबकीय फ्लक्स रेखा क्रिएट होगी जिस दिशा में आगे चल रही थी, ताकि उनकी संख्या बढ़ सके। और इसी दिशा में निकलने का मतलब इस सिरा से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी और इस सिरा से एंट्री करेंगी। तो ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। एक तो ये तरीका है जानने का। दूसरा तरीका ये है कि अगर इसको हम दूर ले जा रहे हैं तो ये इसमें प्रेरित विद्युत भागबल इस प्रकार का होगा कि ये धारावाही लूप ऐसा बने कि ये साउथ पोल बन जाए, ये नॉर्थ पोल बन जाए, और इसके दूर जाने का क्या करें, ये विरोध करें। तो ये साउथ पोल हो जाएगा और ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। और साउथ पोल होने के लिए इसमें धारा की दिशा क्लॉकवाइज चलेगा और इसमें धारा की दिशा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलेगा। सीधी सी बात है कि इसको अगर नजदीक ले जाते हैं तो ये नॉर्थ पोल बन के इसका क्या करेगा, विरोध करेगा। इसको अगर दूर ले जाते हैं तो ये साउथ पोल बन के इसको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। और नॉर्थ पोल बनने के लिए जो धारा की दिशा होनी चाहिए क्या, एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, और साउथ पोल होने के लिए जो धारा की दिशा होनी चाहिए वो क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो आप एंटी क्लॉकवाइज धारा की दिशा बनाएंगे, यहाँ पर क्लॉकवाइज धारा की दिशा बनाएंगे। एक तो ये हो गया कि चुंबकीय द्विध्रुव को आप नजदीक ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं। दूसरा ये हो गया कि इस कुंडली को ही आप क्या करें, नजदीक ले जाए या फिर दूर ले जाए। तो ये मायने नहीं रखता है कि चुंबकीय द्विध्रुव को नजदीक ले जाने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है या कुंडली को नजदीक ले जाने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। केवल और केवल क्या होना चाहिए, कुंडली एवं चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव में क्या होना चाहिए, सापेक्ष गति होनी चाहिए, सापेक्ष गति होनी चाहिए, ताकि चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो। कुंडली के तल से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में क्या हो, परिवर्तन हो, और प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो, और यह कुंडली खुद एक द्विध्रुव की भांति व्यवहार करने लगे। तो ये हमारा एक चीज ध्यान देना है कि प्रेरित विद्युत भागबल तभी उत्पन्न होगा जब चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन यहां पर तभी होगा जब चुंबकीय द्विध्रुव और कुंडली के बीच सापेक्ष गति होगी। अगर सापेक्ष गति नहीं होगी तो फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, तो प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न नहीं होगा। तो ये एक तरह से हम एक एग्जाम्पल ये देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि ये एक धारावाही चालकता है और इसके कारण यहां पर एक लूप रखा गया है वायर का, और इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये अगर इस बिंदु पर देखें तो बाहर की ओर होगा, और बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र को हम डॉट बिंदु से देखते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र जो भी उत्पन्न होगा ये चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न होगा, उसकी दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी, और इस बी का मान क्या होगा, बी इक्वल टू म्यू 0/2 पाई इंटू आई अपॉन आर, ये दूरी आर हो गई। ठीक, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, उसकी दिशा क्या हो गई, बाहर की ओर हो गई। हम दाएं हाथ की हथेली के नियम से देख सकते हैं, ये धारा की दिशा है और ये उस बिंदु की ओर संकेत कर रहा है जहां हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी है। तो ये हथेली जिस तरफ बल लगाता है उस तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो यहाँ पर बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब अगर आई के मान को परिवर्तित किया जाए, ये धारा आई बह रही है, अब धारा में क्या किया जाए, धारा में वृद्धि की जाए। अब धारा में क्या किया जाए, वृद्धि किया जाए। अब धारा में यदि हम वृद्धि कर रहे हैं तो इस बी में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। और अगर बी में वृद्धि हो रहा है यानी धारा इंक्रीज किए तो क्या होगा, बी में क्या होगा, वृद्धि हो गया। और बी में वृद्धि हुआ तो फाई बराबर बी इंटू ए में वृद्धि हुआ, और बी इंटू ए में वृद्धि हुआ तो चुंबकीय फ्लक्स इस परिपथ से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स जो ऊपर की ओर है, तल के लंबवत बाहर की ओर है, उसकी संख्या वृद्धि हो गई। अब उसकी संख्या में वृद्धि हो गई तो ये परिपथ क्या करेगा कि उसकी संख्या में कमी का प्रयास करेगा। लेकिन ने बताया कि इसमें प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न होगा
और वो उस परिवर्तन का विरोध करेगा जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ होगा। तो धारा में वृद्धि के कारण बी में वृद्धि, बी में वृद्धि के कारण फ्लक्स में वृद्धि, फ्लक्स में वृद्धि के कारण फ्लक्स रेखाओं की संख्या में वृद्धि। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर है, तो फ्लक्स रेखाएं भी बाहर की ओर होगी और इसमें प्रेरित विद्युत दाब इस प्रकार होगा कि फ्लक्स की रेखाएं कम करें, यानी इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसके कारण ये धारा बहेगी, धारा का ये धारावाही लूप होगा और ये भी क्या बनेगा, एक चुंबकीय द्विध्रुव बनेगा और जिससे निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं, क्योंकि बाहर की ओर चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या बढ़ रही है, तो इससे जो चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी वो अंदर की ओर जाएंगी, यानी अंदर की ओर चुंबकीय बल रेखाएं इस तरह से अलग से प्रोड्यूस होगी और अंदर की ओर जब चुंबकीय बल रेखाएं प्रोड्यूस होगी तो इस तल का अंदर वाला भाग नॉर्थ पोल और बाहर वाला भाग क्या होगा, साउथ पोल होगा। और बाहर वाला भाग जब साउथ पोल होगा तो यहां से देखने पर धारा किस दिशा में होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो ये साउथ पोल बाहर की ओर, अंदर की ओर नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं जो बाद में प्रेरित होगी, जो इन बाहर निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की वृद्धि का विरोध करेगी, वो अंदर की ओर होगी और अंदर की ओर जब चुंबकीय बल रेखाएं होगी तो अंदर का पृष्ठ जो होगा वो नॉर्थ पोल होगा और बाहर का पृष्ठ जो होगा वो साउथ पोल होगा। तो ये धारा में इंक्रीज के कारण होगा। अगर यही हम धारा में कमी करें तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में कमी होगी, यानी बाहर निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं हैं वो कम होगी और ये इस तरह से प्रेरित विद्युत भाग उत्पन्न करेगा, इस तरह से धारा बहेगी इसमें कि चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो, यानी इस धारावाही लूप के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में क्या करेगा, वृद्धि करेगा, यानी बाहर की ओर चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं ये और निकालेगा। तो ऐसी स्थिति में धारा की क्या हो जाएगी, उलट जाएगी, ये इस तरह से, इस तरह से। तो अगर धारा में वृद्धि हो रही है तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होगी, चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में वृद्धि होगी। ये इसमें जो प्रेरित विद्युत भाग बल होगा उसके कारण जो धारा बहेगी वो क्या करेगी कि चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में कमी करने का प्रयास करेगी, जिसके लिए फ्लक्स रेखाएं अंदर की ओर करेगी, क्योंकि इसके कारण चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं वो बाहर की ओर। तो अंदर की ओर करने का मतलब ये हुआ कि अंदर की ओर नॉर्थ पोल होगा, बाहर की ओर क्या होगा, साउथ पोल होगा। और यदि धारा में कमी करेगी तो प्रेरित विद्युत भाग बल इस प्रकार से होगा, धारा इस प्रकार से उत्पन्न होगी कि फ्लक्स रेखाओं की संख्या बढ़े, यानी बाहर की ओर फ्लक्स रेखा निकालने का प्रयास करेगा, यानी बाहर का तल नॉर्थ पोल हो जाएगा, अंदर का तल क्या होगा, साउथ पोल हो जाएगा। और जब बाहर का तल नॉर्थ पोल होगा तो धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज में बहने लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये दो एग्जाम्पल है जिसके सहयोग से हम देख रहे हैं कि किस तरह से धारा की दिशा में परिवर्तन हो रहा है। तो आज विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विद्युत भाग बल, प्रेरित धारा, लेंज का नियम और लेंज के नियम के आधार पर किस तरह से कुंडली में धारा के प्रवाह की दिशा होगी और किस तरह से एक धारावाही तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसमें एक कुंडली रखी हुई है, उसमें एक धारावाही, उसमें एक लूप रखा हुआ है, उस लूप में किस तरह से धारा बहेगी उसको हमने देखा। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा और इसमें कोई समस्या होगी तो हमारे YouTube चैनल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी समस्या का समाधान करेंगे। साथ ही यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह की वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही, अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक।